तो यार मिस्टेक्स बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती हैं अगर आप वो मिस्टेक्स को अभी आइडेंटिफाई कर लें और उसको गौर करके दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। यही मोटिव है और यही हमारा मकसद है जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, चाहे वो डेली ये 5 के एमसीक्यूज ही क्यों ना हो। स्वागत है, मैं हूं कुबेर सिंह, आपका आईआर का टीचर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। FOCAC की बात कर रहे हैं, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं बिकॉज हम कोशिश करना चाहते हैं कि ये वीडियो को कम से कम समय में आपके साथ शेयर कर सके 5 सवालों को। तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहली बात तो FOCAC यानी कि फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, ये सन 2000 में बना था, 2010 में नहीं, सन 2000 में बना था। अभी 2024 में, सितंबर 2024 में इसका 9th एडिशन हुआ था, राइट। अब अगेन ये जो फोरम है, दिस इज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया दैट इंडिया का भी एक फोरम है अफ्रीका के साथ, फोरम ऑफ इंडिया अफ्रीका समिट, फोरम ऑन इंडिया अफ्रीका समिट, जिसकी लास्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, जिसकी लास्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, ठीक है। नाउ अब ये जो फोरम है ये चाइना का आउटरीच है टुवर्ड्स द अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयरफॉर चाइना की कोशिश है कि कैसे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बना सकता है विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हाउएवर इंडिया का जो आउटरीच है फोरम ऑन इंडिया अफ्रीका समिट, वहां पे इतना ज्यादा कन्वर्जेंस अभी देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज पिछले 10 सालों से इस फोरम में मीटिंग नहीं हुई है। The only time, the last time when the African leaders were invited in India, when the African Union was invited to India, was at the G20 summit which India presided back in 2023. So anyhow, first statement incorrect है. Second statement, the summit is conducted biannually, ये statement भी incorrect है. And third, FOCAC constitutes all African countries, ये statement भी incorrect है. ये जो summit है ये 3 साल में एक बार होता है और ऑल्टरनेटली अगर चाइना में हुआ है तो 3 साल के बाद अफ्रीकन मेंबर में, अफ्रीकन कंट्री में होगा। FOCAC में 53 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एक्सेप्शन है इस्वातिनी का। क्यों? क्योंकि इस्वातिनी के डिप्लोमेटिक संबंध है ताइवान के साथ, और जिस भी कंट्री के ताइवान के साथ अपने इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक संबंध है तो चाइना कहता है कि भैया जो हमारी वन चाइना पॉलिसी है, वो वन चाइना पॉलिसी के तहत आप ना फिर हमारे साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध जो है तोड़ दो, अगर आपने ताइवान के साथ बना के रखने हैं। बहरहाल 9th एडिशन अभी सितंबर 2024 में हुआ था FOCAC का, जहां पे चाइना ने कमिट किया कि वो $51 बिलियन और ज्यादा स्पेंड करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, और खूब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। हालांकि अफ्रीकन कंट्रीज दे आर रीलिंग अंडर हाई चाइनीज डेट थैंक्स टू द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी which is the huge amount of money which is invested by China in those countries which are very weak politically and economically, and Africa में substantial amount of investment China के BRI initiative का जा रहा है। Comment section में comment कीजिए debt trap diplomacy just to see your attentiveness in the video। Second question, ये एक PYQ है, CDS में पूछा था 2024 के। इनमें से कौन से देश हैं, इनमें से कौन सा देश है जो कि दोनों रशिया यूक्रेन के साथ बॉर्डर टच करता है, बाउंड्री टच करता है? देख लो, पॉज कर लो। सही आंसर है बेलारूस, ठीक है, सही आंसर है बेलारूस। बेलारूस लैंडलॉक्ड कंट्री है, बेलारूस लैंडलॉक्ड कंट्री है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, इनका जो कोस्ट लाइन है वो बाल्टिक सी को ओपन अप होता है। बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो आपको ये भी याद रहे। बेलारूस लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड यूरोपियन कंट्री है जो कि 2 वॉरिंग स्टेट्स को बॉर्डर करता है, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूक्रेन। पहले भी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में क्रिमिया को लेकर झगड़ा हुआ था, जब रशिया ने क्रिमिया को अनेक्स किया था, तभी भी बेलारूस के कैपिटल यानी कि मिन्स्क में यूक्रेनियन और रशियन लीडर्स के बीच में मीटिंग हुई थी। ये देखिए बेलारूस है, यहां पे यूक्रेन, यहां पे रशिया। बढ़ते हैं अगले सवाल के टुवर्ड्स। अगला सवाल यूरोपियन यूनियन से संबंधित आपसे 3 स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, और वैसे गर्मी भी बहुत बढ़ गई है बिकॉज मुझे छिपकली दिख रही है अपने सामने। एनी हाउ, कहना तो नहीं चाहिए बट एनी हाउ, बीच में थोड़ा सा एक ह्यूमर का पंच डाल दिया, लिजिट जोक। एनी हाउ, ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड।
पॉज करो, ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, घबराना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए, घबराने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। या तो आपको आता होगा या फिर आपको नॉलेज अगर गैप मिल रहा, आपको लग रहा है कि नॉलेज गैप है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार थोड़ी बहुत ही प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है मेरे माइंड में, थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हाँ इसका मैं निकाल सकता हूं, अगर मेरे को 3 में से 2 स्टेटमेंट्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है या उससे कुछ मिलता जुलता पढ़ा हुआ है, तो कोई नहीं, निकाल सकता हूं। अभी ये वो वाली स्टेज है, प्रीलिम से पहले जितना एक्सपेरिमेंटेशन करोगे उतना अच्छा है। अभी कर लो जितनी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, बाद में जाके एक्सपेरिमेंटेशन पेपर वाले दिन में मत करना। तो आपको लग रहा है कि इसमें मैं ये गेस ले सकता हूं, ये रिस्क ले सकता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेके लो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, वैल्यू एडिशन होगा, नॉलेज गैप को एड्रेस करेगा। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि यूरोपियन यूनियन के संबंध में कैंडिडेट स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिन्होंने, यानी कि जिनको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गया है, मतलब यूरोपियन यूनियन ने एक्नॉलेज कर लिया है कि हाँ भैया तू यहां पे हमारे यहां पे मेंबरशिप चाह रहे, हमने तेरी अर्जी जो तेरी एप्लीकेशन है उसको हमने स्वीकार कर लिया है और ठीक है तू अब कैंडिडेट है। अभी तू फाइनल मेंबर नहीं बना, देखो मेंबर बनने में एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ तेरी हमने कैंडिडेचर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि कैंडिडेट स्टेटस बाद में मिलता है, पहले ही एप्लीकेंट कंट्री को पहले ही कोपेनहेगन क्राइटेरिया मीट करना होता है। तो कोपेनहेगन क्राइटेरिया में कुछ 3 कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होने चाहिए, एक रूल ऑफ द लॉ आपके देश में होना चाहिए, आप एक फंक्शनल मार्केट इकोनॉमी होने चाहिए, और तीसरी बात कि आप यू शुड बी विलिंग कि आप यूरोपियन यूनियन के कानून को, यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है कोपेनहेगन क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया मीट करने को आप तैयार हो, सब बढ़िया है, तो आप कैंडिडेट स्टेटस में हो गए, यानी कि कैंडिडेट स्टेटस आपको बाद में मिलता है, पहले कोपेनहेगन क्राइटेरिया मीट करना होता है। तीसरा स्टेटमेंट फिर गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि जो कोसोवो है वो अभी पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो कोसोवो है वो अभी पोटेंशियल कैंडिडेट है। जहां तक बोस्निया हर्जोगोविना की बात है वो एक कैंडिडेट कंट्री है, ठीक है। तो यहां पहला स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है। कैंडिडेट स्टेटस गारंटी नहीं देता कि आपको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल गई है, ये सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि भाई जो कंट्री है जिसको कैंडिडेट स्टेटस दिया गया है वो एलिजिबल है कि प्रोसेस शुरू किया जा सकता है उस कैंडिडेट कंट्री का इनटू द यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क। तो स्टेटमेंट 1 सही है। देन पोटेंशियल कैंडिडेट स्टेटस, यानी कि वो कंट्रीज जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इन ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, लेकिन अभी वो जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है, फंडामेंटल क्राइटेरिया यानी कि जो कोपेनहेगन क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं, अभी वो कोपेनहेगन क्राइटेरिया को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि उनको हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोसोवो की बात करें, उन्होंने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए दिसंबर 2022 में, लेकिन अभी करंटली वो कैंडिडेट कंट्री स्टेटस अभी अवेट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट 3 में 2 देशों का नाम लिया गया था, कोसोवो और बोस्निया हर्जेगोविना। जहां तक बोस्निया हर्जेगोविना की बात है, हाँ वो बिल्कुल कैंडिडेट कंट्री है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कैंडिडेट स्टेटस बताता हूं कौन सी कैंडिडेट कंट्रीज है, ठहरो। कैंडिडेट स्टेटस ग्रांट किया जाता है जब यूरोपियन काउंसिल फॉर्मली अग्री करता है कि जिस कंट्री ने एप्लीकेशन डाली है, अर्जी डाली है, वो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो कोपेनहेगन क्राइटेरिया में आता है, अगर वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लेती है वो कंट्री, तब उसके बाद उस कंट्री को अप्रूवल मिल जाता है फॉर कैंडिडेट स्टेटस। नोट, अंडरस्टैंड, हाईलाइट कि अभी इस स्टेज पे कैंडिडेट स्टेटस मिलता है, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो कोपेनहेगन क्राइटेरिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट, ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेज है एक्सेशन ऑफ नेगोशिएशन। जब एक बार कैंडिडेट स्टेटस ग्रांट हो गया, देन वो कंट्री जो कि एप्लीकेंट कंट्री है उसको फॉर्मल नेगोशिएशंस में एंटर करना है यूरोपियन यूनियन के साथ। और ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है ये 35 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उसमें कुछ एरियाज होते हैं जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा। तो यानी कि कैंडिडेट कंट्री को इन सब कानूनों के साथ यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स और यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन करना पड़ेगा ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज। एंड द नंबर 4, जब एक बार सारे के सारे, तो 35 नेगोशिएशन चैप्टर्स हैं, जब ये सारे के सारे नेगोशिएशन चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, तब यूरोपियन कमीशन असेस करेगा एप्लीकेंट कंट्री की रेडीनेस को, कि कितना वो रेडी है, कितना प्रिपेयर्ड है, कितना वो पानी में खड़ा है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में। फाइनल अग्रीमेंट, ये स्टेज नंबर 5 है। सारे के सारे
पूरी यहां पे आने के लिए एक बिल्कुल मुकम्मल यहां पे यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, तभी जाके आपको मेंबरशिप मिलती है यूरोपियन यूनियन में। ये सबसे लास्ट में जाके आता है। अप्रूवल बाय ऑल 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, देन अप्रूवल फ्रॉम द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, एंड ऑल्सो जो कंट्री जिसने अप्लाई किया था, जिसको कैंडिडेट स्टेटस मिला था, उस कंट्री के पार्लियामेंट के द्वारा भी रैटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो कैंडिडेट कंट्रीज कौन सी हैं? अल्बेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, मोल्डोवा, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, तुर्की, यूक्रेन। तुर्की की बात करें 1987 में, तुर्की ने 1987 में अप्लाई किया था। 1986 में वो प्रोसेस, सिंगल यूरोपियन मार्केट एक्ट का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि 6-7 साल चलता है। 1993 में यूरोपियन यूनियन आता है, लेकिन तुर्की ने 1987 में ही एप्लीकेशन डाल दी थी कि मेरे को सिंगल यूरोपियन मार्केट एक्ट में आना है। आज 2025 हो चुका है, खैर अभी तक तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बना, बट अपेरेंटली न्यूज में ये बात आई थी दैट शायद 2025 के विद इन टर्की मेंबर बन सकता है यूरोपियन यूनियन का, अगर टर्की अपने ह्यूमन राइट्स अकॉर्ड्स को और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को और रूल ऑफ द लॉ जैसी सिचुएशंस को इंप्रूव कर सके तो। ओके, तो यहां पे मैप में हम 3 कैटेगरी की कंट्रीज देख सकते हैं। एक तो जो मेंबर है ईयू का, दूसरा जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट है, और तीसरा यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो ये मैप थोड़ा पुराना है, जून 2016 का, लेकिन बात समझाने वाली आपको मैंने बता दी है। चौथा क्वेश्चन, आपने आइडेंटिफाई करना है पोर्ट सिटी को। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सी पोर्ट सिटी की बात की जा रही है। इसको हीरो सिटी का भी खिताब दिया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1945 में। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, पॉज कर लेना, हम यहां पे बात कर रहे हैं सेवास्तोपोल की। सेवास्तोपोल की यहां पे बात हो रही है। सेवास्तोपोल कहां पे है? एट द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्रिमियन पेनिनसुला अलोंग द ब्लैक सी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सेवास्तोपोल एक बहुत क्रिटिकल नेवल बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है, आइस फ्री वाटर्स हैं, एंड यू नो आई मीन रशिया को कितना ज्यादा ऑब्सेशन है विद वार्म वाटर पोर्ट्स। और बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सेवास्तोपोल रशियन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्ट रहा है। यहाँ पे जो रशियन जो ब्लैक सी नेवी, जो ब्लैक सी नेवल फ्लीट है रशिया की, वो यहाँ पे काफी टाइम तक स्टेशन रही है। इसको हीरो सिटी का दर्जा दिया गया है, सेवेस्टोपोल को दर्जा दिया गया था हीरो सिटी का बाय द सोवियत यूनियन 1945 फॉर द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जो डिफेंसेस में अगेंस्ट द जर्मन ऑनस्लॉट एंड अगेंस्ट द जर्मन नेवी डिफेंसेस में काफी मदद करी थी इस पर्टिकुलर पोर्ट सिटी ने, in terms of having more dominance for the Russian Navy. And Sevastopol is the headquarter of the Russian Black Sea Fleet. ये Black Sea Fleet by the way न्यूज में भी था, बिकॉज यूक्रेन ने रशियन ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर दिया था, यूक्रेन की नेवी ने ब्लैक सी फ्लीट को उड़ा दिया था, तो ये काफी न्यूज में भी था। 2022-23 की बात है। ये पोर्ट डायरेक्ट एक्सेस देता है मेडिटेरेनियन सी के टूवर्ड्स थ्रू द बॉस्फोरस स्टेट। मैं आपको यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ, लेकिन लीगली बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएन, वो क्रिमिया और सेवास्टोपोल को एज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन ही रिकॉग्नाइज करता है। वो और बात है कि क्रिमिया को 2014 में ही अनेक्स रशिया ने कर लिया था। एज ऑफ थिंग्स स्टैंड टुडे, सेवास्टोपोल इज अंडर रशियन कंट्रोल। ये देखिए यहां पे रहा आपका सेवास्टोपोल, ये देखिए आपका ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आपके स्ट्रेट्स आ जाते हैं, डार्डनल स्ट्रेट्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। सो ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के टुवर्ड्स एक्सेस मिलता है थ्रू द सेवास्टोपोल, थ्रू द सेवास्टोपोल पोर्ट। लास्ट क्वेश्चन डारिन गैप की बात कर रहा है। डारिन गैप 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं क्या सही लग रहा है। पॉज कर लो। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3। ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही है। डारिन गैप इज एंटायरली लोकेटेड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ पनामा, ये गलत है। आपको यहां पे मैं मैप में दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट ये देखिए, ये जो डारिन गैप है, ये आपका डारिन गैप है, ये विद इन द बॉर्डर्स ऑफ पनामा एंड कोलंबिया है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है। डारिन गैप एक डेंस रेन फॉरेस्ट है, स्वाम्पलैंड रीजन है, जो कि एक नेचुरल बैरियर बनता है। मैप में देखें, कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका में है और पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिका में है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है कि डारिन गैप इज नॉट इंटायरली विद इन पनामा। स्टेटमेंट 3 सही है। डारिन गैप एक मेजर ट्रांजिट रूट बन चुका है फॉर माइग्रेंट्स, जो कि कोलंबिया से, वेनेजुला से, जो डंकी रूट की हम बात करते हैं, जो हम डंकी रूट की भी बात करते हैं, तो डारिन गैप से मतलब अगर कोई वेनेजुला से आ रहा है, कोलंबिया से आ रहा है, अगर हम अपने इंडियंस की भी बात करें, किसी तरह से वो अपने पैसे पूसे लगा के चीज़ों को बेच के, ज़मीन बेच के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वेनेजुला कोलंबिया तक। एंड यहाँ से क्योंकि लीगली अब अमेरिका जाना, तो भाई आपके पास वीज़ा नहीं है, आप लीगली नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के हाथों में आके, ट्रैवल एजेंट्स की बातों पर मैनिपुलेट होके आप ये डिफ़िकल्ट और आर्ड्यूअस
और जो बहुत डेंजरस और डेडली जर्नी है, डंकी रूट जिसको हम कहते हैं, उस डंकी रूट को फॉलो करोगे एंड बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं इलीगल तरीके से एंटर करते हैं टू अमेरिका बाय द डायरन गैप। ठीक है, तो ये 5 सवाल थे। क्या सही स्कोर बना कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलेंगे बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और गलत सवालों के नोट्स बनाते रहें। बहुत जरूरी है गलत सवालों के नोट्स बनाना। जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है गलत सवालों से, उस नॉलेज को अपने पास रखें। नॉलेज को कैसे याद रख सकते हैं? लिख के याद रख सकते हैं, अपने छोटे 1 पॉइंटर नोट्स बना के याद रख सकते हैं। अभी का टाइम है टू गेट मोर नॉलेज। किताबें पढ़ने से इतनी ज्यादा नॉलेज अब नहीं मिलने वाली है जितनी नॉलेज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मिलने वाली है। ठीक है, याद रहे। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।